आप सभी लोगों को तनगुरिया का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की आगामी भर्ती अपने जोरों पर है और यहाँ पर हमारी तैयारी भी फुल जोरों पर है। तो हम लोग लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी में हमने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी को लगभग फिनिश कर ही लिया है। उसी के साथ-साथ आपका सिलेबस देखते हुए कि नया सिलेबस जो अपडेटेड होकर के आया है, उसके मुताबिक सिलेबस थोड़ा-सा बड़ा है, तो हम लोग टॉपिक जल्दी-जल्दी कवर कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको एक आज से नया कोर्स पढ़ाने का सोचा है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, जैम, गेट, सीएसआईआर, नेट यहाँ तक लेवल टच टच करके जाएगी। सभी के लिए वैलिड है। तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है कि सर हम देखें या नहीं देखें, बिल्कुल बिल्कुल आराम से देखिए आप। टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के हो, दोनों लेवल का इसमें कराने वाला हूँ। बहुत हैवी लेवल इसमें होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही एडवांस कोर्स बोल सकते हैं तरीका का, ये एडवांस कोर्स है। ये कोर्स पूरा आपको मैं एडवांस करा रहा हूँ, बहुत मजेदार कोर्स है। बिलीव मी गाइस, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत मजेदार कंटेंट है, बहुत प्यारी हमारी जर्नी होने वाली है। तो जिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपकी खोज पूरी हो चुकी है, इसी चैनल से आपको मंजिल मिलेगी। और जो लोग मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स और बॉयज दोनों का ग्रुप अलग अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए भैया, आज से आगाज होने जा रहा है लीनियर अलजेब्रा का। यूपी टीजीटी पीजी दोनों में पूछा जाता है। तो हम इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। इसके अंदर हम लोग बेसिकली मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे, मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे, इनवर्स को पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। मतलब देखो, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग और एडवांस पहुंचने के लिए बेसिकली यहां तक सिलेबस में दिया होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन जल्दी बन जाएं, इसलिए मैं आपको एक टॉपिक और कराऊंगा, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स। बिलीव मी गाइस, आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की मदद से आप इन बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में हिला के फेंक दोगे, मेरी गारंटी है, पक्का कंफर्म है। इतना आपको मुझसे पढ़ना है। ये एक टॉपिक मैं आपको अलग से करवाऊंगा। इस टॉपिक को मैं स्टार टॉपिक बोल रहा हूँ। एक तरह से आप इसको समझ सकते हो कि ये आपके लिए एक तरह से रामबाण या आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक का काम करेगा। ठीक है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को जाया किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए देखिएगा। तो भाई साहब, वही बिल्कुल स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करेंगे। तो पहली बार हम बताने जा रहे हैं आपको इस कोर्स के अंदर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज मैट्रिक्स? आप सभी को पता है बेसिकली मैट्रिक्स एक तरह के कलेक्शन होता है नंबर्स का। और डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। ये छोटा सा डिफरेंस होता है मैट्रिक्स के बीच में और डिटर्मिनेंट्स के बीच में। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या, सिस्टम, सिस्टम ऑफ एम एन एलिमेंट्स, a system of mn elements arranged in the form, arranged in the form of a rectangles array, of a rectangles array, array means like this, इस टाइप का जो बना होता है array in m rows and n elements, in m rows and n columns, जिसके अंदर m रो होती हैं n कॉलम्स होते हैं, is known as the matrix of order, is known, is known as matrix। बहुत प्यारी नोट्स हैं गाइस मेरे। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर m रोज होती हैं, n कॉलम्स होते हैं।
और इस प्रकार की बनी रूपरेखा को हम लोग एक मैट्रिक्स, एक अवयव बोलते हैं। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हो एक तरीके से नोट करके, इट्स अ कलेक्शन, इट इज अ बोलना चाहिए, मैं यहाँ पे इट्स नहीं होना चाहिए ना, इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स एक प्रकार का एलिमेंट्स का कलेक्शन होती है, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट लाइक एग्जांपल, सभी को पता है, इतना ज्यादा बेसिक डिटेल में नहीं जाएंगे। लाइक एग्जांपल, लाइक 1 2 3 4 5 6, है ना। ये एग्जांपल और हो गया, लाइक दैट 1 4 2 5 3 6। ओके एवरीबॉडी, क्लियर, गुड। अच्छा, यहाँ पे आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल का यूज क्यों किया, रेक्टेंगल सर। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर मैट्रिक्स तो सर स्क्वायर भी होती है, तो आप इसको हर बार रेक्टेंगल कैसे कह रहे हो। लेकिन शायद आपको एक बात नहीं पता है कि स्क्वायर खुद रेक्टेंगल में से निकल के आता है। कैसे? अब बड़े ध्यान से सुनना, हर एक स्क्वायर का अपने आप में रेक्टेंगल होता है। बड़े ध्यान से देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे कोई स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और आमने सामने वाली साइड्स हमेशा बराबर होनी चाहिए। इट इज क्लियर। रेक्टेंगल की डेफिनेशन इतनी सी होती है। जब स्क्वायर की डेफिनेशन में हम एक और फिल्टर लगा देते हैं कि साइड्स अपने आप में बराबर और होनी चाहिए। अब फील करना, मैं तुम्हें बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ये शायद ही शायद तुम्हें किसी को पता हो कि हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। मतलब स्क्वायर एक रेक्टेंगल का ही एक हिस्सा है, बस हमने उस पर एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर में आपने पढ़ा है सर हर एक एंगल 90 का होता है। यस सर होता है। और हर एक साइड इक्वल होती है। इसमें एक फिल्टर लग गया कि हर एक साइड इक्वल होती है, हर एक साइड में आमने सामने की तो आएंगी ही आएंगी, बोलो ना। तो मतलब देखो ध्यान से सुनना, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी, ईच एंगल इज 90 डिग्री। बड़े ध्यान से सुनना आप, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है। हिंदी में लिख दे रहा हूं, आमने सामने वाली, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। यही बात है। केवल इन्हीं दो प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग बता देते हैं कि रेक्टेंगल है। जबकि स्क्वायर के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी तो है ही है, साथ में एक तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ध्यान से फील करना, अब ये जो तीसरी बात निकल के आई है ये एक्स्ट्रा फिल्टर ही तो है। क्योंकि अगर मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया, सपोज करना, तो ये प्रॉपर्टी लगाओ उसमें, तो आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, बोलो हाँ। तो वहीं अगर मैंने कोई स्क्वायर बनाया, तो ये स्क्वायर भी देखो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। हर एक एंगल 90 डिग्री का है, यस। और देखो आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। अब वो तो इत्तेफाक से कि आजू बाजू की साइड भी इक्वल हो गई हैं, एक एक्स्ट्रा कंडीशन और जुड़ गई है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो मेंशन नहीं था ना, यहाँ पे केवल आमने सामने की साइड्स के लिए बोला गया था। इसीलिए हर एक स्क्वायर अपने आप में एक रेक्टेंगल होता है। एक रेक्टेंगल का ही विशेष प्रकार एक स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जनरल वर्ड लिखा है जो सबके लिए हमेशा सत्य होगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल एरे लिखा हुआ है, ठीक है। आप में से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो होती है। भैया वो स्क्वायर इसी का एक प्रकार है, एक तरीके का, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, इसको हम दिखाते हैं मैथमेटिकली इस तरह से, AIJ करके। बड़े ध्यान से देखेंगे, M×N ये सिंबल होता है। अब इसमें आगे वाली जो आई होती है, आई दिखाती है रोज की काउंटिंग को, और जे दिखाती है कॉलम। मतलब जैसे कि सपोज करके ऐसे लिखा हुआ है A11, तो इसका मतलब है कि पहली रो है, रो हमारी कौन सी है, रो फर्स्ट है हमारी, रो फर्स्ट है। और कॉलम भी कौन सा है, कॉलम भी फर्स्ट है।
ठीक, क्लियर, वेरी गुड। अब बड़े ध्यान से देखना। अब देखो, अब जनरल में कैसे बनाते हैं इसको, जनरल फॉर्म देखो, A11, A12, A13 एंड डॉट 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 डॉट। फीलिंग करना, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा, पहली रो का तीसरा, ऐसे ही चलते गए मान के चलो n एलिमेंट्स है, क्योंकि मैं जनरल बनाने जा रहा हूं। तो यहाँ क्या आएगा, A1n, ऐसे ही A21, A22, A23 एंड कहां तक जाएगा ये, A कहां तक बोलो, 2n तक, वेरी गुड। ऐसे ही A31, A32, A33 कहां तक जाएगा ये, A3n तक जाएगा, वेरी गुड। अब इसी प्रकार से अगर मैं इसको चलाता जाऊं तो लास्ट की रो क्या बनेगी, अब ध्यान से सोच के बताना, बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे देखो लास्ट की रो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3, केवल यही तो चेंज हो रहा है, पीछे वाला सेम है। तो ये बनेगा AN1, वेरी गुड। ये बनेगा AN2, ये बनेगा AN3 एंड चलते चलते ये बनेगा ANN। गाइस, दिस इज द जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ n क्रॉस n मैट्रिक्स। इस तरह से लिखा जाएगा ये एक मैट्रिक्स बन गई, इसके अंदर n रो हैं और n ही कॉलम्स हैं। इसको बोलेंगे n क्रॉस n मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलेंगे n ऑर्डर मैट्रिक्स, n ऑर्डर मैट्रिक्स, n क्रॉस n लाइक दिस, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहा है, सब कुछ एकदम बेसिक से मैंने उठा के रखा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने लिखा है, सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पे 3, क्या 3 एक मैट्रिक्स है। मैंने लिखा 4, क्या 4 एक मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। ध्यान रखना, हर एक रियल नंबर अपने आप में एक सिंगलटन मैट्रिक्स होता है, मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछी जा सकती है, और जनरल एप्टीट्यूड के अंदर भी पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या सर नोट लिखा रहा है यहाँ पे, एक नोट क्या है वो लिखिए। तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स की दुनिया में हर एक नंबर एक मैट्रिक्स होता है, कितने बाई कितने का, 1 क्रॉस 1 का। अब जब भी किसी के अंदर सिंगल एक एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। पल्ले पड़ गई कहानी, तो लिख लो यहाँ पर नोट करके, एवरी एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स, इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक, पल्ले पड़ गया। अब देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा कि सर हम मैट्रिक्स को पढ़ते क्यों हैं, ये काम कहाँ आने वाला है। देखो ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में तमाम समस्याएं आती हैं, कोई बड़ी कंपनियां हैं, तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, आप लोग इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करते होगे। x+y बराबर समथिंग दे रखा होता है, 2x+4y बराबर ऐसा कुछ दे रखा होता है। जब तक कहानी दो दो तक होती है, जब आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं, तो बड़े आराम से आप जोड़ के घटा के आंसर निकाल लेते हो। लेकिन जब यही इक्वेशन 3 का रूप ले लें, 4 का रूप ले लें, या फिर 10,000 का रूप ले लें, तब वहां पर आप क्या कोई इंसान नहीं निकाल पाएगा। और जब तक आप किसी भी कैलकुलेटर की सहायता लेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, बहुत जटिल काम पड़ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करने के लिए एक मैट्रिक्स का सिस्टम बनाया गया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स एक तरह से टूल का काम करती है हमारे लिए, हमारे असल दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं की गणनाओं को आसान करने के लिए। हमने क्या किया, इस पूरे डेटा को ना लेकर के हमने केवल इनके गुणांकों को उठाया और एक रेक्टेंगुलर एरे में डाल दिया, और यही रेक्टेंगुलर एरे मैट्रिक्स का काम कर गया। इसके अंदर हमने ऑपरेशन लगाए और बड़े ही आराम से यहां से हम एक्स वाई जेड जितने भी मान हमें चाहिए हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इस काम में आती है। ये तो सर व्यवहारिक एग्जांपल हो गया, और इसका बहुत बड़ा यूज है। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा को ढंग से पढ़ लिया, तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं इन सब के अंदर ये लीनियर अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल है। सर कैसे, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कभी गौर करके देखना, कंप्यूटर नहीं जानता है, आप कभी फोटो लेते हो आप लोग मोबाइल से, तो कंप्यूटर नहीं जानता ये आपका फोटो है। कंप्यूटर की नजर में एक एक पिक्सल अपने आप में एक मैट्रिक्स होती है। शायद आपको ये बात कभी पता हो, हम जो मोबाइल यूज करते हैं उसके डिस्प्ले पे आप देखना, जो पिक्सल्स बने होते हैं वो सब मैट्रिक्स होते हैं। तो मैट्रिक्स का बहुत बड़ा यूज है।
आप फोटो को कभी जूम करते हैं ना, पिक्सल बोलते हैं ना सर, पिक्सल फट गए, पिक्सल नहीं फटते वो एक मैट्रिक्स होती है, और उसके अंदर कोई नंबर लिखा होता है, बाइनरी डिजिट्स इसको बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी संसार है इसका, बहुत बड़ी दुनिया है इसकी मैट्रिक्स की अपने आप में। आप जो ऐप यूज कर रहे हो, मैं भी जिस एप्लीकेशन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस एप्लीकेशन को बनाने में भी लीनियर अलजेब्रा की मदद ली गई है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में वीडियो देखते हो, तुरंत मोबाइल को टेढ़ा करते हो, ऑटो रोटेट करके, तो मोबाइल की स्क्रीन घूम जाती है। ये जस्ट लाइक नथिंग, इट्स अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके अंदर हम कोडिंग डालते हैं मैट्रिक्स से ट्रांसपोज होने की, जिस वजह से आपको मोबाइल ऑटो रोटेट हो जाता है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जस्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। जो लोग पूछते हैं ना कि कहाँ यूज होता है इसका, भैया ढंग से पढ़ तो लो, एक बार ढंग से चीजों को पढ़ो, तब यूज समझ में आता है कि यूज किसका कहाँ होता है। तो बहुत प्यारा कोर्स है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, रो मैट्रिक्स। सर ये क्या होता है? बहुत सिंपल, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल रो की भूमिका होती है। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स कंटेनिंग वन रो, केवल एक रो होती है। अ मैट्रिक्स कंटेनिंग, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो, या वन रो लेने दो, केवल वन रो, बट ए रो तो एक ही होगी, कॉलम एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, लाइक दैट। ओके, सो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये रहा, जैसे 1 2 3 4। ठीक, इसके अंदर देखो आप, रो कितनी है? एक ही रो केवल, ये रो हमेशा ध्यान रखना, रो ऐसे काउंट करते हैं, ऐसे रो होती है और ऐसे कॉलम होते हैं, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं और रो एक ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सर ये क्या है, 1 2 3 4, अब देखो जस्ट मैंने डेफिनेशन को उल्टा कर दिया, मतलब अब यहां पर, अब ये कॉलम मैट्रिक्स बन गई, इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो दोनों में से ये घटना किसी के साथ ही हो सकती है, वन रो और कॉलम, या कॉलम और लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों इकट्ठे लगा दिए हैं, कॉलम या रो मैट्रिक्स ऐसे बनती है। ओके, डिफरेंट नंबर ऑफ रो या कॉलम्स, लाइक दैट। ओके एवरीवन, सो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अरे भैया हिंदी में बोल दूं, पंक्ति आप भी स्तंभ आप भी, बस। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये कैसी मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है 1 × 1? बताओ एवरीवन। ऐसे ही सवाल में तो फंस जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन आपने पकड़ी ही नहीं। डेफिनेशन बोलती है कि रो वन हो, कॉलम कुछ भी हो, कॉलम वन हो, उसने ऐसा तो नहीं बोला है कि कॉलम वन ना हो, कॉलम कुछ भी होगा, मतलब क्या है, कॉलम वन भी तो हो सकता है। यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रो भी वन है, कॉलम भी वन है। यस गाइस, बिल्कुल सही सोचा, ये दोनों हो जाएगा, ये रो और कॉलम दोनों है, रो एंड कॉलम बोथ। ठीक है, तुम लोग केवल डेफिनेशन को पकड़ा करो बस, और कुछ नहीं करना है। इसने क्या बोला है, कॉलम होने के लिए केवल वन कॉलम होना चाहिए, रो होने के लिए केवल वन रो होनी चाहिए, दूसरा वाला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बराबर भी तो हो सकता है, उसमें एक केस ये भी तो बनेगा, तो मतलब एक केस ये भी बन जाएगा। तो हर एक, ध्यान रखना, हर एक सिंगलटन एलिमेंट अपने आप में एक मैट्रिक्स होता है 1 × 1 की, और ये मैट्रिक्स हमेशा एक रो और कॉलम दोनों होती है। क्लियर? गेट इट एवरीवन और नॉट? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नाम से फीलिंग आ चुकी है, नल कुछ नहीं होगा इसके अंदर, काम खत्म। ठीक है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो अ मैट्रिक्स in which all entries in which all entries, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी की सारी एंट्री जीरो हो जाए, आर जीरो, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको याद रखेंगे एवरीवन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये रहा, जैसे कि सिंगलटन जीरो, ये भी तो अपने आप में जीरो, इसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है ना सिंगलटन जीरो, मतलब अकेला जीरो, ये भी नल मैट्रिक्स होगा 1 × 1 ऑर्डर की। ठीक है, और आपने अपने बचपन में बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, 0 0 0 0,
लाइक दैट, है ना। और देखो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं? नल मैट्रिक्स के या फिर जीरो मैट्रिक्स के। ठीक है, इसका दूसरा नाम मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं, जीरो मैट्रिक्स। तो नोट्स को एक बार बनाओ, लेकिन इतना अच्छा सा बनाओ, इतना अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाओ कि अगर आपके सामने कोई विद्यार्थी खड़ा हो तो आप उसे पढ़ा सको, है ना। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि जब आप मुझसे पढ़ करके आप किसी को पढ़ाते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्क्वायर मैट्रिक्स नेक्स्ट। मेरा ज्ञान सफल हो गया, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए। नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सर ये रहा, जैसे कि 1 0 0 1। इसके अंदर रो भी कितनी है? दो। कॉलम भी कितने हैं? दो। तो ये क्या बनेगा? एक। ये बनेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात, सिंगलटन वन, सर ये भी आपने अभी बताया था। ये भी कैसा बनता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सर ये क्या होता है? यहां से थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल, ध्यान से सुनना, इन विच ऑल नॉन डायगोनल, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आर जीरो इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। वेरी गुड। नॉन डायगोनल की बात हो रही है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे इसको मैं मार्क कर रहा हूं। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो वे एलिमेंट जीरो होते हैं जो डायगोनल पर नहीं है। अब बताते हैं आपको, अब सुनना ध्यान से। तो चलो भैया बताओ, पहला क्वेश्चन, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल है? एवरीवन सोचो। अभी देखता हूं कि आप लोगों को कैचिंग पावर, आप लोग कितने ध्यान से चीजों को पढ़ते हो। बताओ, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल है? आंसर है यस। सर कैसे? ढंग से आपने डेफिनेशन को पढ़ा ही नहीं। डेफिनेशन क्या बोल रही है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। आप ध्यान से देखना, डायगोनल एलिमेंट्स तो मेरे ये सारे हैं, इनको छोड़ करके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो बोला। यहां पे केवल सुनना बड़े ध्यान से, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो बोला है। मतलब कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन केवल और केवल लगी है उन एलिमेंट्स पर जो डायगोनल पर नहीं है। तो देखो वो सारे जीरो हैं, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। आपसे ये किसने बोल दिया कि डायगोनल के जीरो नहीं होने चाहिए? इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि डायगोनल के जीरो ना हो? इसमें केवल लिखा है कि डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो हों। डायगोनल को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते हैं। इसमें छोड़ना नहीं लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूं। हम हमेशा ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या चेक करते हैं? डायगोनल के अलावा वाले चेक करते हैं। डायगोनल से मुझे मतलब ही नहीं है, मैं डायगोनल में इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो केवल डायगोनल के इधर वाले एलिमेंट्स में है, और मेरी डेफिनेशन केवल उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर रही है। वे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं जो डायगोनल पर नहीं है। देखो जीरो है तो सही। अब डायगोनल पे बैगन, आलू, गाजर, तुरैया कुछ भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना? मेरा लेना देना तो सीधा इससे है ना कि डायगोनल के अलावा सारे के सारे जीरो हुए हैं कि नहीं है। अब ये तो डायगोनल के भी जीरो हुए हैं तो और अच्छी बात है भैया, और अच्छी बात है। अच्छी बात क्या होता है? या तो कुछ भी चलेगा, या तो आलू, बैगन, गाजर, तुरैया सब चलेगा यहाँ पे। तो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मजा आया? तो यही तो बारीकियां होती हैं एग्जाम में, यही तो गलती आप कर देते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इस मैट्रिक्स कैसी है ये, तो यहाँ पे लिखा होगा डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, और कहीं लिखा होगा नल मैट्रिक्स है कि नहीं है, और सी ऑप्शन होगा बोथ।
तो 99.99 छोड़ो, तो 100% लोग इसको नल नल मैट्रिक्स लगा के आएंगे, जबकि है दोनों, नल भी है ये, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अगर मैं इसी सवाल में आपको 4 ऑप्शन देता, पहला नल, दूसरा डायगोनल, अब सुनो ध्यान से, अब बात आई है पते की, अब तुम देखा मजा आएगा तुम्हें अब, और तीसरा है ए एंड बी, और चौथा है नन। तो 99% जनता नहीं, पूरी 100% जनता जाकू लगा के आती नल मैट्रिक्स। अब जबकि कंडीशन भूल गए, डायगोनल वाली क्या कंडीशन होती है कि उसमें केवल हमारी कंडीशन, इंटरेस्ट हमारा काय में होता है, केवल वे एलिमेंट जो डायगोनल पर नहीं है। अब डायगोनल पर चाहे कचू हो, अब वो तो इत्तेफाक है तुम्हारा जीरो बन गया है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, मेरा इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं है, इंटरेस्ट मेरा यहाँ, हाँ अगर यहाँ कोई एलिमेंट जीवित होता जीरो के अलावा, तब ये नहीं होती। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यहां से आपकी मालूम पड़ता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप लोग कितने सटीकता से डेफिनेशन को पढ़ रहे हो। यस, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। अच्छा सर मजा आया, तो बहुत इजी था, अच्छा इजी था, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन मेरा आप सभी से, 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स कैसी है? ऑप्शन सेम है आपके पास, नल, डायगोनल, ए एंड बी एंड बोथ। अब देखो है, ऐसे आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, बड़े आराम से बेवकूफ बन गए आप लोग। अब आप में से सब लोग बोलेंगे सर ये डायगोनल है, आपने अभी भी तो बताया है सर ये डायगोनल है। अरे तुमने डेफिनेशन ढंग से पढ़ी ही नहीं, यहाँ पहले ही नंबर पे लिखा था स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्या ये स्क्वायर है? तो हम डायगोनल की बात ही नहीं करेंगे भाई। तो एडवांस कोर्स ऐसे ही नहीं लिखा है, ये मुझे पता है, यहाँ में मैंने साइकोलॉजी का इस्तेमाल बहुत किया है, मुझे पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ अटक सकते हो, उन बातों को मैं पहले से ही यहाँ पर लेकर के आया हूँ, इसीलिए इसका नाम एडवांस कोर्स है। बड़ा ढंग से रिसर्च करके बनाया है, बड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया मैंने इस बार के। तो ये मैट्रिक्स डायगोनल होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर ही नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही बोला था उसने, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही डायगोनल बनेगी। गेट इट और नॉट एवरीवन, मजा आ रहा है कि नहीं? देखो है कि कितनी सिंपल चीज थी, आप लोग इसको बीएससी इंटर से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपने कभी डेफिनेशन को ढंग से आज तक समझा ही नहीं कि परिभाषा कहना क्या चाहती है। आप लोग को बस बचपन से रटा दिया गया एक ही उदाहरण, जिसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ लोग, आप लोग इसको देखने को बेताब थे कि 1 2 3 कर दो यहाँ, और यहाँ 0 0, और क्या नाम है, यहाँ 0 कर दो, 0, और यहाँ 0 कर दो, और यहाँ कर दो, लो अरे क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ आएगा। आप लोग को तो आदत पड़ी हुई है बचपन से कि कुछ नहीं होता है सर डायगोनल का मतलब, कि केवल डायगोनल पे एलिमेंट बैठा दो बस, हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, काम खत्म। आप लोगों को आदत इसकी पड़ी हुई है बचपन से ही, आप लोगों को कभी उल्टा दिखाया ही नहीं लोगों ने, उल्टा सोचवाया ही नहीं कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये भी हो सकता है। गेट इट? तो मुझे सब पता रहता है, तुम क्या देखना चाह रहे हो, तुम क्या समझना चाह रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, सब मुझे पता होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पिछले 6 साल से अनुभव से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। तो लो ये तुम्हारी पहली मैट्रिक्स जिसे तुम बड़ा प्यार करते हो, इसको लो नाम हमने दे दिया डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आती है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, चलिए भाई साहब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब फिर से बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से परिभाषा को पढ़ना और वीडियो को पॉज करके उत्तर देना, ठीक है। चलो, स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स is known as a square matrix is known as scalar matrix। स्केलर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स का दर्जा कब दोगे? पहली कंडीशन, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जो एलिमेंट डायगोनल पर नहीं है वो सारे जीरो होंगे। दूसरी कंडीशन, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, छोटा सा अंतर है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अब बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा है, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब देखो, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का दर्जा कब देते हैं? स्केलर मतलब अधिसाध्य, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, अब देखना, अब यहाँ पे
डायगोनल के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। फिर दोबारा से वही कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड हैं डायगोनल के ऊपर। कब इंटरेस्टेड है? कि जब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं। जब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन यही है वापस से। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। फिर दोबारा से मैंने तुम्हें नल मैट्रिक्स से लाके आके खड़ा कर दिया। बताओ क्या ये मैट्रिक्स स्केलर होगी? हाँ या ना? अरे अब तो तुम बता दोगे यार, अब तो होगी ना, अब तो क्या होगी? अब कंडीशन क्या है मेरी? फिर दोबारा से डायगोनल के ऊपर मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन केवल तभी इंटरेस्टेड हूं जब सारे एलिमेंट सेम होते हैं। केवल इस बात के लिए इंटरेस्टेड हूं मैं। तो बिल्कुल सेम है, देखो डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 0 0 हैं, सारे सेम है। और डायगोनल के अलावा वाले सारे जीरो हैं, देखो। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो, यस सर सारे जीरो। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यस सर सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इसका मतलब ये हो गया कि यस सर ये मैट्रिक्स मेरी सर स्केलर मैट्रिक्स हो गई। स्केलर मैट्रिक्स हो गई। तो इसका मतलब तुम क्या समझे दया? हम ये समझे दया कि सर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल का ही एक हिस्सा है। क्यों? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डायगोनल के ऊपर कोई शर्त नहीं थी, हम डायगोनल में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वहीं से उठाया गया है ये। इसमें पहली वाली शर्त पूरी हूबहू डायगोनल से कॉपी पेस्ट करी गई है, केवल इसमें दूसरी एक्स्ट्रा और लगाई है, मतलब इसमें एक फिल्टर और लगा दिया। तो क्या समझे? ये समझे कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक तरीके का प्रकार होती है। वो कब होती है? वो डायगोनल, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं, तो उसी डायगोनल को हम स्केलर का दर्जा दे देते हैं। गेट इट और नॉट? क्लियर? हमने कुछ नहीं किया, देखो यही मैट्रिक्स डायगोनल भी थी पहले। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिल्टर और लगा दिया। देखो सुन, तो बड़े ध्यान से सुनना। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने अभी ऊपर देखा तमाम तरीके की मैट्रिक्स आएंगी, ऐसी भी मैट्रिक्स आएंगी जिनके डायगोनल सेम होंगे, ऐसे भी आएंगे जिनके सेम नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया, एक फिल्टर लगाया और उसमें से मैंने केवल वो मैट्रिक्स अलग कर ली जिनके डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम है। बस उनको एक नया नाम दे दिया, उसी को हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्या समझे कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स जो आती है वो डायगोनल के अंदर से आती है। लेकिन दिस इज द ब्यूटी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे मजा आया? हाँ, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका उल्टा सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि डायगोनल, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकती है। हर एक क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने बीच में जाली लगा रखी है, केवल वही मैं चूज कर रहा हूं जिनके डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है। लेकिन जो आ रही है झोले में वो तो सारी डायगोनल में से आ रही हैं। तो हर एक स्केलर हमेशा डायगोनल होगी, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्केलर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कचड़ा भी भरा पड़ा है। कचड़ा मीन्स जिनके डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है वो भी तो इसके अंदर होंगे, लेकिन उनके पास डायगोनल का दर्जा है, उनको मैं स्केलर नहीं बोल सकता, उसके लिए सारे सेम होने पड़ेंगे। तो अंतर समझ में आया कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती है। यहां से एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल, एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। इस पॉइंट को बड़े प्यार से नोट करना कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? हाँ सही लिखी है। मैट्रिक्स, इसके नोट्स आपको अभी तुरंत प्रॉपर ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से सुनना। ऐसी मैट्रिक्स सारी यहीं से निकल के आई हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल diagonal, in which all diagonal elements, in which all diagonal elements are one is called unit matrix, unit matrix। और इसको हम दूसरे नाम से और जानते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सुनो, दोबारा सुनो मैंने क्या किया। डायगोनल से बनी स्केलर,
स्केलर में बोला गया कि सारे अवयव सेम हो गए। वेरी गुड। तो देखो स्केलर का यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख लो। स्केलर की जनरल फॉर्म ऐसी होती है, ए जीरो जीरो, जीरो ए जीरो, जीरो जीरो ए। ठीक है, ये 3x3 की स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम। अब अगर उन्हीं सेम एलिमेंट्स को मैं सबको 1 दे दूं, बड़े ध्यान से सुनना, अगर वही सेम एलिमेंट को मैं 1 दे दूं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अंतर शायद आपको नहीं पता होगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, और क्योंकि वो स्केलर है तो वो अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। तो ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना आपको बहुत अच्छे तरीके से है। ठीक है, हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हर एक यूनिट मैट्रिक्स अपने आप में एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, लेकिन हर एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 1 के अलावा भी सारे सेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आइडेंटिटी कब बोल रहे हैं? जब केवल 1 आ रहा है तब। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है भैया, 1001। ठीक है, एंड 100001001। देखो सारे एलिमेंट सेम है, इसको हमने 1 का दर्जा दे दिया है। तो ये मैट्रिक्स बनी कौन सी मैट्रिक्स? इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। ठीक है, ये तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको ये एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब क्योंकि स्केलर है और हम जानते हैं कि हर एक स्केलर डायगोनल होता है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें बड़े प्यार से आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ये क्या होता है? अभी बताते हैं। देखो स्केलर मैट्रिक्स और यहीं पे लोअर ट्रिंगुलर भी एक साथ ही करा दूंगा। ठीक है, लोअर ट्रिंगुलर, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, सर आप क्या बोलने जा रहे हो, सुनो। अब मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये वर्ड में लिखता हूं ना, ये बहुत ही सटीक डेफिनेशन है, इससे अच्छा तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रिंगुलर, इज कॉल्ड अपर ट्रिंगुलर, इज कॉल्ड अपर ट्रिंगुलर। कब इसको बोला जाएगा? इफ अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, इफ कब बोला जाएगा? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पर केवल सिंगल वाला लगाओ। ठीक है, आई एफ, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द, क्या लिख दिया यार मैंने, ये फिर से गड़बड़ हो गई। इफ ऑल द, इफ ऑल द एलिमेंट्स, all the elements below the principal diagonal, below the principal diagonal, below the principal diagonal are zero। अब फिर से बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, बहुत ध्यान से। एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रिंगुलर का दर्जा देंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम प्रिंसिपल डायगोनल का दर्जा देते हैं। वैसे तो मैं इस कोर्स को थोड़ा लेट स्टार्ट करा था, लेकिन आप में से एक बहुत ही प्यारे और चहीते स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि सर आप लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट कर दीजिए। पर आप तो बताइए भैया, हम तो बस आप ही के ऊपर चलते हैं, आपने बोला हमने चालू कर दिया, लो आज से चालू कर दिया। अब सपोर्ट करना आपका काम है, इस क्लास को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में फेंक के जाना, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट करके जाना। क्योंकि अगर आप प्यारी प्यारी कमेंट्स करते रहोगे तो आपको लगातार क्लास मिलती रहेगी, है ना। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा का काम करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे,
तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो, शेयर करते रहो वीडियोस को, और पूरा पूरा वॉच करते रहो, ठीक है। चलिए, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट डायगोनल प्रिंसिपल आर जीरो। अब बड़े ध्यान से सुनना सर, इसकी कंडीशन क्या होती है? सुनो कंडीशन, ये कंडीशन है, सुनो। कंडीशन ये है कि ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इज कॉल्ड। अब देखो, अपर ट्रिंगुलर को हम लोग एक सिंपल भाषा में यूटीएम बोलते हैं, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स इफ कब होगी अपर ट्रिंगुलर? ये तब होगी जब ए आई जे जीरो होंगे, वे सारे ए आई जे जीरो होंगे जिनमें आई का वैल्यू जे से बड़ा होगा। सर ये आप क्या कह गए, समझ में नहीं आया, अभी समझा देते हैं। देखो देखो, सभी लोगों को पता ही जनरल फॉर्म ये होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, हाँ या ना? अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, सुनना ध्यान से। अब सभी को पता है यहाँ पे ये आई होता है, ये जे होता है, तो वे सारे ए आई जे को जीरो कर दो आप, जहां पे आई का वैल्यू जे से बड़ा है। अब चेक करो कहाँ कहाँ जे से बड़ा है वैल्यू, करो चेक। देखो, यहाँ आई का वैल्यू 1 है, छोटा है, बराबर है, सॉरी बराबर है। यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा हो गया। यहाँ कैसा हो गया? बड़ा। सर इसको जीरो करना पड़ेगा, बराबर के लिए कुछ नहीं है, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा हो गया, सर इसको जीरो करना पड़ेगा। यहाँ बड़ा हो गया, सर इसको जीरो करो। सर यहाँ बराबर है। सर बनेगा कैसे? सर ये दिखेगा कैसे? सर ये ऐसा दिखेगा कुछ, बड़े ध्यान से सुनना। A11, A12, A13 और A21 तो जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे जीरो लिखता हूं मैं। दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। और क्या क्या बचा हमारे पास, अब वो देख लो। यहाँ पे क्या बचा? A22, और यहाँ पे क्या बचा? A23, और यहाँ पे A33। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? सर अगर मैं सबको आपस में मिलाऊं तो सर यहाँ पे एक ड्राइंग बन रही है, और इस ड्राइंग में एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि सर ऊपर की साइड है, इसको ऐसे याद रखते हैं। तो यार नाम क्या है इसका सर? अपर ट्रिंगुलर। ऐसी मैट्रिक जिसमें ट्रायंगुलर ऊपर बने। तो ऊपर ट्रायंगल कब बनेगा? जब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, वो तो लिखा है देखो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दो, तो ये बन जाती है अपर ट्रिंगुलर। इसी बात को दूसरी गणितीय भाषा में कैसे लिखा है मैंने, कि ए आई जे बराबर जीरो इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। क्लियर एवरीवन? मजा आया? अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये रहा। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने से पहले आपको लोअर ट्रिंगुलर की डेफिनेशन और लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट उल्टा इसका, ठीक है। यू यूटीएम तो लिखा दी मैंने, एलटीएम लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है सर? सेम कहानी होती है, वे सारे ए आई के जीरो हो जाएंगे सर, उल्टा कर दो, जिसमें आई जैसे छोटा हो जाए। तो फीलिंग तुम्हें आ चुकी है, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ट्रायंगल नीचे बने। कहाँ पे बने सर? नीचे बने, उसमें ऊपर के जीरो हो जाए। ऊपर के कैसे हो जाए बोलो? सर उसमें ऊपर के जीरो हो जाए। क्लियर? लाइक दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ऐसी कुछ मैट्रिक्स दिखेगी आपको, ठीक है। अब मेरा एग्जांपल आपसे क्वेश्चन है, मेरा आप सभी लोगों से, बताओ ये कैसी मैट्रिक्स है? एवरीबडी, एवरीबडी बताइए, ये मैट्रिक्स कैसी है? ये क्या टाइप हो गया भाई, बताओ। हो गए कंफ्यूज? इसीलिए तो मैंने दिया था ये। अब देखो ना, मैं उसी नल मैट्रिक्स को कहाँ कहाँ घुसा के लेके आ रहा हूँ। अब देखो ध्यान से सुनना। अब देखो इसमें दोनों परिभाषाएं होल्ड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों परिभाषाओं में एक में बोला गया है डायगोनल के ऊपर के जीरो। पहले डायगोनल को पकड़ो, ये रहा डायगोनल। तो एक परिभाषा बोलती है कि डायगोनल के ऊपर के जीरो हों, सच जीरो हैं ऊपर के। दूसरी बोलती है कि नीचे के जीरो हों, नीचे के जीरो हैं। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों परिभाषा लागू हो रही हैं, दोनों होल्ड हो रही हैं। इसका मतलब बड़े ध्यान से सुनना, नल मैट्रिक्स अपर और लोअर दोनों होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अपर ट्रिंगुलर प्लस लोअर ट्रिंगुलर, ये दोनों होता है। शायद आपने आज से पहले कभी इस तरह से पढ़ा हो। बहुत प्यारा कोर्स है गाइस, मैं आपको बताता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग सा कोर्स है ये,
बहुत मजा दिलाऊंगा, बहुत मजा। बस आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे जरूरत है। कमेंट करिए, प्यारे प्यारे वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो पे 100-50 व्यूज देख के बड़ा मन उदास होता है। ऊपर से ना कोई कमेंट आता है तो यार बहुत दुख होता है यार। इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मजा खराब हो जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी, नल मैट्रिक्स आपकी अपर और लोअर दोनों होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं तो आपका पुराना एग्जाम्पल, ये बताओ ये मैट्रिक्स कैसी है। और ऑप्शन है आपके पास, पहला है डायगोनल, दूसरा है स्केलर, तीसरा है अपर ट्रिंगुलर, चौथा है लोअर ट्रिंगुलर, और पांचवा है पहला, तीसरा और चौथा। अब बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। बताओ एवरीबॉडी। यस, वेरी गुड, इसमें पांचवा सही होगा। ध्यान से देखो सर, पहली बात तो ये कि ये सर ये डायगोनल की शर्त को पूरा कर रही है। डायगोनल के अलावा सारे जीरो हैं तो सर डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है। इसका मतलब पहला सही हो गया। ठीक है सर, क्या ये स्केलर है? नहीं, स्केलर के लिए सारे एलिमेंट डायगोनल के सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, स्केलर नहीं होगा। सर क्या ये अपर ट्रिंगुलर है? यस। कैसे? देखो, सेम यही कहानी यहाँ रिपीट हो रही है। दोबारा देखो, ये डायगोनल है। अब डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो, डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो। इसका मतलब इसमें दोबारा से अपर ट्रिंगुलर और लोअर ट्रिंगुलर दोनों की दोनों परिभाषा की डेफिनेशन इसके अंदर लागू हो गई। इसका मतलब ये जो तुम्हारी मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रिंगुलर भी है, लोअर ट्रिंगुलर भी है। इसका मतलब इसमें पहले, तीसरे और चौथे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर 5। मजा आ रहा है? फीलिंग आई होगी। अब एक नोट लिखना, बड़ा प्यारा नोट है। अब देखना एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं नोट से बन के आते हैं, और बाद में आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, सर आपने ये कब पढ़ाया था। नोट ये है कि एवरी जीरो मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज, एवरी जीरो मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी जीरो मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज अपर एंड लोअर ट्रिंगुलर बोथ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये। अपर एंड लोअर ट्रिंगुलर बोथ, लोअर ट्रिंगुलर बोथ। ठीक। तो बस आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझसे जब ग्रुप में बोलोगे सर हमको इस क्लास के नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज पहला वाला दिन था, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार शानदार से सेशन में फुल फीलिंग वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच।